था आप लोगों को मेरे चैनल एसके एजुकेशन पॉइंट में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 हिंदी मीडियम जो है वो पढ़ेंगे। आज हम फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, यह पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 देखना है तो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हो आप लोग। वही मेरी फर्स्ट वीडियो थी और ये मेरी सेकंड वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। जैसा कि आपको याद होगा, 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, जिसने पहले के राजध्वज की जगह ले ली। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किए जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई स्तुतियाँ रची गईं, शपथें ली गईं, शहीदों का गुणगान हुआ और ये सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी वही राष्ट्र साझा भाषा बन गई। यहाँ पर क्या दिया गया है, चित्र 2 दिया गया है, इसे आप लोग पढ़ लेना। पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वो यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। दूसरे शब्दों में, फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियां और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े बड़े इलाके में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहां उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहां प्रजातंत्र को नष्ट किया था, मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरा व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों की श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। यातायात संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों के नई मिली आज़ादी चखी। उद्योगपतियों और ख़ास तौर पर सामान बनाने
वाले लघु उत्पादक ये समझने लगे कि एक समान कानून मानक भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन सहूलियत होगी। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों जैसे ब्रसेल्स, मेंज, मिलान और वारसा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया, मगर ये शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया जब ये साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदों से कहीं ज़्यादा नज़र आने लगे। तो आज के लिए हम लोग पढ़े फ्रांस की जो थी क्या चैप्टर याद नहीं, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार आज हम लोग पढ़ के कंप्लीट कर दिए। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसे भी कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट में और जो रहेगा वो पढ़ेंगे। आप लोग ये जो पेंटिंग वगैरह है, चित्र वगैरह किसने बनाया, कब बनाया और ये मैप, ये सब याद कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में इसी से क्वेश्चन आते हैं, फिर याद करके जाइएगा। और मैप में कौन किस जगह है, जैसे कि यहाँ फ्रांस है, यहाँ दिखाइएगा, मतलब बताइएगा कि मैप में कौन कहाँ है, कौन सा देश कहाँ है। ये सब आया होगा 5 मार्क वाला, दिखा दीजिएगा। फिर यही सब आज के लिए बस इतना ही। अगर पहला पार्ट नहीं देखा तो मेरे चैनल में जाके देख लेना और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इस चैप्टर के ख़त्म होते ही मैं इसका क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।